Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो आज इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे बात करते हैं फ्लूइड्स की. तो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो. कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो करे वो क्या है? फ्लूइड. अब एग्जांपल में अगर बात करें, लिक्विड एंड गैसेस बोथ आर फ्लूइड्स, क्योंकि दोनों क्या करते हैं? फ्लो करते हैं. उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लूइड्स की जो आप ऑलरेडी 9th में पढ़ के आए हो. थोड़ा सा डिटेल में आएंगे, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन एक्स्ट्रा करेंगे. द एटम्स और मॉलिक्यूल इन फ्लूइड आर अरेंज इन रैंडम मैनर. जो इनमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्लूइड्स में, वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं तभी फ्लो हो रहा है. ठीक है. उसके बाद अ फ्लूइड हैज नो डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ओन. एक फ्लूइड की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती. आप जिस बीकर में उसे डालोगे वो उसी बीकर की शेप को क्या कर लेगा? अटेन कर लेगा. उसके बाद ये थर्ड जो पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज सच आ जाता है. अ फ्लूइड कैन नॉट विथस्टैंड टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड. इट बिगिन टू फ्लो व्हेन शेयरिंग स्ट्रेस इज अप्लाइड. नाउ व्हाट इज शेयरिंग स्ट्रेस? ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर की शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? जब आप किसी बॉडी पे टेंजेंशियली फोर्स लगाते हो इस तरह. जब आप किसी लिक्विड पे ऐसे टेंजेंशियली फोर्स लगाओगे तो वो लिक्विड क्या रुका रहेगा? नहीं, वो तो क्या कर जाएगा? फ्लो कर जाएगा. तो इसका मतलब एक लिक्विड जो है वो शेयरिंग स्ट्रेस को ज्यादा टाइम के लिए विथस्टैंड नहीं कर सकता. समझ लगी ये बात? इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे कि भी एक फ्लूइड की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं होती. तो आपको पेपर में यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लूइड की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है या नहीं होती. तो आपने कहना है नहीं होती. क्यों? क्योंकि वो शेयरिंग स्ट्रेस को ज्यादा देर तक विथस्टैंड नहीं कर सकता. बिकॉज जैसे ही शेयरिंग स्ट्रेस लगेगी वो क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा. इज इट क्लियर? प्रॉपर्टीज क्लियर है? उसके बाद बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो लिक्विड के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज थ्रस्ट ऑफ लिक्विड. अब थ्रस्ट क्या होता है? द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड on any surface in contact with it is called thrust. अब देखो, जब भी आप किसी लिक्विड में, किसी भी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट को बीच में डालते हो, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट लिक्विड के कांटेक्ट में आता है तो लिक्विड उस पर क्या लगाता है? फोर्स. ठीक है ना, लिक्विड उस पर फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ. जब आप पानी के अंदर जाते हो तो आपको ऐसा लगता है ना कि आपको पानी क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ पुश कर रहा है. दैट पुशिंग फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट. और ये जो फोर्स है बच्चों, ये हमेशा उस बॉडी के सरफेस के क्या लगेगी? परपेंडिकुलर, जो लिक्विड को टच कर रहा है, जो फ्लूइड को टच कर रहा है. क्लियर? ये चीज समझ लग गई? थ्रस्ट इज व्हाट? द फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन अ सरफेस जो उसके साथ कांटेक्ट में है, एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, शो दैट अ लिक्विड एट रेस्ट एक्सर्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंटेनर एट एवरी पॉइंट. यहां पे ये शो करना है हमने कि जब लिक्विड एक रेस्ट पे होता है तो वो जो कंटेनर है उसकी हर एक सरफेस पे जो फोर्स लगाता है दैट शुड बी परपेंडिकुलर. ये शो करना है. देखो, हमारे पास यहां पे एक कंटेनर में लिक्विड पड़ा है जो रेस्ट पे. इसने बोला प्रूफ करो कि जो लिक्विड है वो कंटेनर पे कैसी फोर्स लगाएगा? परपेंडिकुलर. नहीं बोला? तो मैंने ये अज्यूम किया कि वो परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगा रहा. अगर मैंने ये अज्यूम किया कि नहीं लगा रहा तो लास्ट में क्या प्रूफ हो जाएगा? कि हम क्या है? गलत है ना. तो मैंने ये अज्यूम किया कि ये जो फोर्स लगा रहा है वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो किसी एंगल पे लगा रहा है कंटेनर को. ऐसे अगर लिक्विड ने कंटेनर पे एफ फोर्स लगाई है तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एक्शन के साथ क्या होएगा? रिएक्शन. तो फोर्स अगर लिक्विड ने कंटेनर पे इस तरफ लगाई है तो कंटेनर लिक्विड पे किस तरफ लगाएगा? ऊपर, इस तरफ. रिएक्शन आर. लेट कर लेते हैं बच्चों कि ये एंगल है कितना? थीटा. ठीक है, ये थीटा एंगल है. तो यहां पे अब देखो, इस आर के जो फोर्स, रिएक्शन फोर्स लिक्विड पे लग रही है, उसके कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? दो. एक इस तरफ बच्चों विच इज आर कॉस थीटा, और एक इस तरफ बच्चों विच इज आर साइन थीटा. दो कंपोनेंट हो गए. अब लिक्विड तो क्या है? सिंस लिक्विड इज एट रेस्ट, तो क्या आर कॉस थीटा फोर्स उस पर लग सकती है? नहीं लग सकती.
लिक्विड तो रेस्ट पे है, अगर वो रेस्ट पे है तो बॉडी को आगे, लिक्विड को आगे की तरफ तो फोर्स लगेगी नहीं तो वो आगे चला जाता, और ये तो रेस्ट में बोला है उसने, बड़ा बड़ा लिखा है यहाँ पे रेस्ट। इसका मतलब दिस r cos theta is equal to 0, which implies cos theta equal to 0, which implies theta equal to 90। मतलब जो रिएक्शन फोर्स है वो कितने एंगल पे लगनी चाहिए, 90 पे, which is possible only जब लिक्विड कितने पे फोर्स लगाएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो हो गया ना प्रूफ कि लिक्विड जो है अगर एक कंटेनर पे रेस्ट पे है तो वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। समझे बात, ये नोट करिए। नेक्स्ट बच्चों, प्रेशर। सो अगर आपने किसी भी पॉइंट पे सरफेस के प्रेशर देखना है तो वो कैसे निकलता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो पता ही हमें। लिक्विड के केस में उस फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, थ्रस्ट, थ्रस्ट अपॉन एरिया। समझ लगी ये चीज। अगर यूनिट्स की बात करें अब तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। पास्कल बेसिकली क्या है, देखो थ्रस्ट एक फोर्स है, फोर्स के यूनिट न्यूटन, एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर, तो जो 1 पास्कल है विच इज बेसिकली 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ लगी ये चीज। उसके बाद आगे बात करें अगर, तो जो ये प्रेशर होता है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये ध्यान रखना, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे, why not a pressure is a vector quantity? तो उसके लिए देखो कैसे आप समझोगे इसे। देखो मेरे पास ये एक कंटेनर है, इसके ऊपर मैंने एक पिस्टन लगाया, पिस्टन समझते हो ना, जिसको आप अंदर या बाहर की तरफ पुश कर सकते हो। जब आपने, देखो ये लिक्विड था अंदर, मैंने यहां पे फोर्स लगाई, ये आगे की तरफ जा रहा है, जब ये आगे की तरफ जाएगा तो ये लिक्विड पे क्या लगाएगा, प्रेशर। जो लिक्विड पे प्रेशर लगेगा दैट विल बी एक्सर्टेड इन ऑल डायरेक्शन। देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन जो प्रेशर को क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है। तो प्रेशर की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, प्रेशर का मैग्नीट्यूड बेशक है फोर्स अपॉन एरिया, पर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए प्रेशर को क्या माना जाता है, स्केलर क्वांटिटी में। समझे बात। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। डेली लाइफ में कुछ प्रेशर की एप्लीकेशंस है, जैसे अ शार्प नाइफ कट बेटर देन द ब्लंट वन। जो एक शार्प नाइफ होता है वो अच्छे से कट करता है, ब्लंट वाला नहीं कर पाता। ऐसा क्यों, देखो क्या लिखा है, द एरिया ऑफ शार्प एज इज मच लेस देन द एरिया ऑफ ब्लंट एज। शार्प का एरिया क्या होगा, कम होगा, ब्लंट का एरिया क्या होगा, ज्यादा। फॉर द सेम टोटल फोर्स, आप तो बाहर से फोर्स लगाओगे, आपने ब्लंट वाले के भी साथ उतनी लगाई फोर्स और दूसरे वाले के भी साथ उतनी फोर्स लगाई। द इफेक्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब प्रेशर इज मोर फॉर द शार्प एज देन द ब्लंट एज, हेंस शार्प नाइफ कट बेटर। देखो आप प्रेशर लिख रहे हो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या बाहर से लगा रहे हैं हम दोनों नाइफ के केस में, कांस्टेंट। मैंने इन दोनों नाइफ से कट करना है, तो अगर एरिया कम होगा, शार्प के लिए एरिया कम होगा, तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा। प्रेशर ज्यादा लग जाएगा और आराम से कट जाएगा। वहीं अगर एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, तो वो आराम से नहीं कट पाएगा। इसीलिए शार्प जो नाइफ है वो आराम से कट कर देता है, क्योंकि उस केस में प्रेशर क्या लग जाता है, ज्यादा लग जाता है। क्लियर ये चीज। सेकंड है, रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन वुडन स्लीपर्स। आपने देखा होगा, ये वुडन तो नहीं होता, अब तो कंक्रीट के होते हैं। आपने देखा होगा जो रेलवे लाइन होती है उसके नीचे ऐसे कंक्रीट के, सीमेंट के इस तरह लगे होते हैं ना, बीच में क्या डाले होते हैं, पेबल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं बड़े बड़े। अब ये क्यों लगाया जाता है, क्यों नहीं सिंपल 2 रेल्स होती, बीच में ये क्यों डालते हैं? उसका रीजन यही है बच्चों, आप बोलोगे प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स, ट्रेन के केस में फोर्स क्या लग रही है, उसका वेट। किस पे प्रेशर देखने लगे हम, रेल्स पे। क्यों रेल्स पे, वो 2 लाइंस के ऊपर इतनी बड़ी ट्रेन जा रही है जिसका वेट पता नहीं कितने टन्स में होगा, तो जो प्रेशर लगेगा वो तो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा। अगर इतना ज्यादा प्रेशर लग गया इन रेल्स पे तो ये रेल्स तो क्या हो जानी चाहिए, दब जानी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, इन रेल्स को इन कंक्रीट के साथ, स्लीपर्स बोल दिया जिनको, कांटेक्ट में लगा देते हैं, जिनसे क्या होता है, इफेक्टिव एरिया बढ़ जाता है।
पहले सिर्फ रेल लाइंस का एरिया था, अब साथ में जो वेट लगेगा पूरा ट्रेन का वो इन कंक्रीट वाले पे भी लगेगा, तो इफेक्टिव एरिया बढ़ गया। अगर एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए रेलवे लाइंस वैसे की वैसी रहती। तो यही लिखा है यहां पे, दिस स्प्रेड फोर्स ड्यू टू द वेट ऑफ द ट्रेन ऑन द लार्जर एरिया एंड हेंस रिड्यूस द प्रेशर कंसिडरेबली, दिस इन टर्न प्रिवेंट द यील्डिंग ऑफ द ग्राउंड अंडर द वेट ऑफ द ट्रेन। वही चीज, इससे क्या होगा, आपने एरिया क्या कर दिया, बढ़ा दिया, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर। अब थर्ड है, इट इज डिफिकल्ट फॉर अ मैन टू वॉक ऑन अ सैंड while a camel walk easily on a sand in spite of the fact that camel is much heavier than a man। अब सैंड पे कैमल तो बड़े आराम से चल जाता है, हमें चलने में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। अगर आप लोग डेजर्ट में गए हो, वहां पे चले हो, तो आपको पता होगा कि सैंड में चलना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है ना, होता है, तो दुबई जा गया है, होता है ना। तो क्यों होता है ऐसा, देखो हमारे जो फीट का साइज है वो छोटा है और हमारा पूरा का पूरा वेट सिर्फ हमारे 2 फीट की हेल्प से किस पे लग रहा है, ग्राउंड पे लग रहा है। और कैमल का जो फीट का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो अगर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो ग्राउंड पे कैमल प्रेशर लगा रहा है वो कम है, क्योंकि एक तो उसके 4 पैर है, हमारे 2 ही है, और वो भी साइज में क्या है, छोटे हैं, तो हमारा प्रेशर क्या लगता है, ज्यादा। इसीलिए हम क्या है, सैंड के अंदर धंसते जाते हैं, उनके केस में प्रेशर कम लगता है। क्लियर ये चीज। चलिए नेक्स्ट, पिन्स एंड नेल्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एज। जो पिन्स और नेल्स होती हैं उनके आगे से ऐसे तीखे एंड होते हैं। रीजन क्या है कि ये एरिया कम होगा, जब आप फोर्स लगाओगे प्रेशर ज्यादा लग जाएगा और वो क्या होएगा, वॉल के अंदर धंस जाएगा। क्लियर ये चीज, समझ लग गई। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है, ऐसे बहुत सारी और भी एप्लीकेशंस है, बस इनसे आपको रिलेट करना सिखा दिया। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। द 2 थाई बोन्स, क्या बोलते हैं थाई बोन्स को, फ्यूमर्स। ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया बता दिया उसने कितना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 kg। 40 kg वेट को क्या कर, 40 kg को क्या कर रहा है, वो बैलेंस कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो बताओ प्रेशर, तो प्रेशर आप लिखोगे प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स को लिख दोगे आप mg, एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 है तो 2 के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई। और ध्यान रखना ये एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए आपको 10 की पावर -4 करना पड़ेगा। आपको पता है ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर। स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -4। तो 2 बोन्स है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, कैमल होता तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करते। क्लियर। अब यहां पे सारी वैल्यूज को पुट कर दो, मास इज 40, जी की वैल्यू 10, यहां पे 2 इंटू 10 की पावर -4 ऊपर भेज देते हैं, +4 हो गया। ठीक है, ये 10 से ये कट गया, यहां पे 20, तो 2 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। क्लियर ये चीज। तो इतना प्रेशर लगा रहा है वो ग्राउंड पे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, डेंसिटी। तो डेंसिटी तो पता ही आपको क्या होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एज लिक्विड आर इनकंप्रेसिबल, देयर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल प्रेशर। लिक्विड इनकंप्रेसिबल है तो उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। उसके बाद डेंसिटी ऑफ गैस वेरीज लार्जली विद प्रेशर के साथ डेंसिटी क्या हो जाती है, चेंज। क्योंकि आपने पढ़ा है ना, प्रेशर से वॉल्यूम चेंज हो जाती है, वॉल्यूम चेंज होगी तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी। अब उसके बाद ये यूनिट्स वगैरह लिखे हैं, ये तो आप कर लोगे, डायमेंशन भी आपने किया है। यहां पे ये देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। अगर कहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है या रिलेटिव डेंसिटी दी है तो वो डेंसिटी क्या होती है। देखो अगर आपको किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी से तो पता भी नहीं लगता कि ये डेंसिटी की बात हो रही है ना, रिलेटिव डेंसिटी से तो फिर भी पता लग जाएगा कि डेंसिटी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज व्हाट, डेंसिटी
ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, बट एक कंडीशन है बच्चों, टेम्परेचर कितना लेना है, 4 डिग्री सेल्सियस। ये कंडीशन देखो ध्यान से, द स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस में निकलती है ये, 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो यहां पे देखो, अगर आपको मटेरियल की डेंसिटी चाहिए और उसने आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, तो आप क्या कर दोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ जैसे ही वाटर की डेंसिटी को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास किसकी डेंसिटी आ जाएगी, मटेरियल की डेंसिटी आ जाएगी। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट डेंसिटी नहीं देगा, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी देगा, उसकी हेल्प से आप डेंसिटी ऑफ मटेरियल निकालो। और वाटर की डेंसिटी अब आपने याद करनी है 1 × 10³ kg पर मीटर क्यूब। कितने पे, 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये याद रखना, ठीक है, 1 × 10³ या सिंपल 10³ kg पर मीटर क्यूब। और कोई अगर आपसे बोले व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, 1, क्योंकि मटेरियल भी वाटर है और डिवाइड में भी किसमें आना है, वाटर नहीं आना, तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर होगी ये चीज, आगे काम आएगा ये, नोट करिए। नेक्स्ट, ये कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से देखना। कहते हैं कि अगर M1 एक लिक्विड का मास है जिसकी डेंसिटी ρ1 है और M2 दूसरे लिक्विड का मास है जिसकी डेंसिटी ρ2 है, उनको मिक्स कर दिया, तो बताइए मिक्स करने के बाद मिक्सचर की डेंसिटी क्या है। अब आपको पता है मिक्सचर की डेंसिटी कैसे निकलेगी, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, ऐसे निकलेगी। तो टोटल मास में तो देखो आप क्या करोगे, पहले का मास M1 है, दूसरे का मास M2 है, तो टोटल मास कितना हो गया, M1 प्लस M2, ये आ गया टोटल मास। अब मिक्सचर की वॉल्यूम कैसे निकालोगे, अगर पता होता पहले की वॉल्यूम V1 दूसरे की वॉल्यूम V2, दोनों को ऐड करते हमारे पास मिक्सचर की वॉल्यूम आ जाती, पर हमारे पास तो V1 V2 नहीं है, तो हमें पहले V1 V2 क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहां से वॉल्यूम क्या आ गई, मास अपॉन डेंसिटी। अगर पहले की वॉल्यूम निकालनी है तो पहले का मास अपॉन पहले की डेंसिटी, और अगर दूसरे की निकालनी है तो दूसरे का मास अपॉन दूसरे की डेंसिटी। टोटल वॉल्यूम के लिए क्या कर दिया इसने, V1 प्लस V2, दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद ये मिक्सचर की डेंसिटी के लिए क्या किया उसने, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास में M1 प्लस M2 और नीचे वॉल्यूम में M1/ρ1 प्लस M2/ρ2। अगर 3 होते तो ऊपर M3 नीचे क्या आ जाता, प्लस M3/ρ3। तो इसी को समीशन में लिख दिया, ऊपर मासेस का समीशन है और नीचे किसका है, मास बाय डेंसिटी का। क्लियर? अब यहां पे इंपॉर्टेंट, अगर मासेस इक्वल है M1 एंड M2, आप यहां पे मासेस को इक्वल कर दो, तो ऊपर M प्लस M2M हो जाएगा, नीचे से MM कॉमन निकल के कट जाएगा, यहां कर देता हूं, ऊपर M प्लस M, नीचे M/ρ1 प्लस M/ρ2, ये बन गया बच्चों 2M, या M कॉमन, ये बना 1/ρ1 प्लस 1/ρ2, ये कट गया, क्या बना 2/1/ρ1 प्लस 1/ρ2। व्हाट इज दिस, दिस इज हार्मोनिक मीन। तो ये आ गया। तो कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है आपको कि दोनों का मासेस सेम है, मिक्सचर की डेंसिटी बताओ, तो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, हार्मोनिक मीन कर दो। क्लियर? अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड में मास नहीं गिवन होगा, वॉल्यूम गिवन होगी। पहले में मास एंड डेंसिटी था, सेकंड में क्या है, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो आप क्या करोगे अब इसमें, जैसे यहां पे V1 V2 निकालना है, वहां पे क्या निकालोगे अब, M1 M2। तो कैसे करोगे, देखो वो चीज, सबसे पहले डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या आ गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। पहले वाले की वॉल्यूम V1 है और डेंसिटी कितनी है, ρ1, तो पहले वाले का मास कितना हो गया, ρ1 V1, दूसरे वाले का क्या हो गया, ρ2 V2। मिक्सचर की डेंसिटी कैसे निकलेगी, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास में M1 प्लस M2 और टोटल वॉल्यूम सीधा ही V1 प्लस V2। यहां पे वैल्यूज को पुट कर दो, ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 बाय V1 प्लस V2। और अगर वॉल्यूम इक्वल हुई, इफ V1 इज इक्वल टू V2, देन डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज ρ1 V प्लस ρ2 V बाय 2V। दोनों को मैंने V लिख दिया, ऊपर से V कॉमन निकल जाएगा, नीचे कट जाएगा, तो ये बन गया, एंड दिस इज व्हाट,
दिस इज अरिथमेटिक मीन। तो अगर दोनों की वॉल्यूम सेम है देन द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज अरिथमेटिक मीन, अगर दोनों का मास सेम है देन डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज हार्मोनिक मीन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम दिस नोट।